नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है। यानी कि हम में से अगर कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे किस तरह के नामांकन प्रक्रिया यानी नॉमिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कब नॉमिनेशन फॉर्म खारिज हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई उम्मीदवार के नॉमिनेशन फॉर्म खारिज हो गए। हालिया ताजा घटना कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला का है, जो वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका नामांकन पत्र नॉमिनेशन फॉर्म खारिज हो गया है। चलिए तो हम जानते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है और कब नॉमिनेशन फॉर्म खारिज हो जाता है, और साथ ही साथ नामांकन वापस लेने की प्रोसेस क्या है। क्योंकि इस चुनाव में आपने कई ऐसे घटने देखे कि प्रत्याशी ने अपने नाम वापस ले लिए, जैसे कि सूरत की घटना, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया, जिस कारण वहां बिना चुनाव हुए बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। इसके अलावा इंदौर की घटना है, इंदौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन फॉर्म को वापस ले लिया, लेकिन वहां कई निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया, इसलिए इंदौर में इलेक्शन हुए थे। चलिए तो हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि कौन भर सकता है नामांकन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत कोई भी शख्स जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, वह किसी भी चुनाव क्षेत्र से कुछ जरूरी योग्यता के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का संबंधित राज्य का वोटर होना जरूरी है। यानी कि अगर आप लोकसभा का चुनाव आप गुजरात के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश आकर लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप उत्तर प्रदेश आकर नहीं रह सकते। यानी कि आपका वोटर लिस्ट में नाम गुजरात में है तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकते, आपका वोटर लिस्ट में नाम उत्तर प्रदेश राज्य में होना जरूरी है अगर आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आप कहीं से लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र वाला तमिलनाडु जाकर लड़ सकता है, जम्मू कश्मीर से कोई तमिलनाडु जाके लड़ सकता है, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाके लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए जो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो। सिर्फ कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम हो तो आप कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य कुछ योग्यता होती है उस योग्यता को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आप जिस राज्य के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उस राज्य के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। चलिए जानते हैं कैसे दाखिल होता है नामांकन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई नामांकन की आखिरी तारीख तक अपने पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है। प्रस्तावक वह हो सकता है जो उस क्षेत्र के मतदाता हो जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर किसी मान्य राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है तो उन्हें केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर उस क्षेत्र के 10 मतदाता के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। साथ ही रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह बताना होता है कि वो एससी है या एसटी। यानी कहने का मतलब जो सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व है, वहां पर जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे उन्हें यह नामांकन पत्र में अनिवार्य रूप से दिखाना पड़ेगा। यानी कि आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके नॉमिनेशन के समय सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ेगी। वही अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जिस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के 10 वोटर की हस्ताक्षर प्रस्तावक के तौर पर जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम जमानत राशि और हलफनामा के बारे में जान लेते हैं। नामांकन फॉर्म के साथ उम्मीदवार को जिला निर्वाचन अधिकारी को जमानत राशि देनी होती है, जो पहले से तय होती है। मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 25,000 और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 10,000 जमा करने होते हैं। वही एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशी के लिए ये राशि आधी होती है। इसके साथ ही उम्मीदवार को यह भी बताना होता है कि वो किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना के साथ जारी कुछ फ्री सिंबल में से भी किसी एक चुनाव को चुन सकते हैं। हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी आय, व्यय, पैन, आधार जैसे पूरा ब्यौरा देना होता है। साथ ही अपने पति, पत्नी और आश्रित बच्चों को किसी तरह के वित्तीय देनदारी आदि के बारे में भी जानकारी देनी होती है। उम्मीदवारों के पास कितने हथियार है, कितने जेवर है
और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी भी प्रत्याशी को बतानी होती है। अगर उम्मीदवार पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा है जो इसके बारे में चुनावी हलफनामे में बताना होता है। हालांकि अगर किसी शख्स को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है या उसे कम से कम 2 साल की सजा हुई हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको याद होगा कि राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने एक आपराधिक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दी, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता पुनः बहाल हो गई और वो इस बार चुनाव लड़ पा रहे, वरना वो इस बार के लोकसभा चुनाव से भी वो बाहर हो जाते। कोई नेता अधिकतम 2 सीट से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि आप 2014 में देखे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की भी एक सीट से चुनाव लड़े थे और वाराणसी के भी सीट से एक चुनाव लड़े थे। वैसा ही आप 2019 में राहुल गांधी को देखें कि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट से भी चुनाव लड़े और वायनाड जो केरला में है वहां से भी चुनाव लड़े, और 2024 में भी राहुल गांधी केरला वायनाड की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा रायबरेली से। तो यानी कोई भी नेता अधिकतम 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। सबसे अहम सवाल, क्यों खारिज होता है किसी का नामांकन? एक बार नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशी की हर एक जानकारी को बारीकी से जांचता है। इस प्रक्रिया को स्क्रूटनी कहते हैं। इस जांच के दौरान कई प्रत्याशी के नामांकन खारिज हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए कई आधार बताए हैं, जैसे नामांकन के कागजों पर प्रत्याशी या अपेक्षित संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर न हो, अपेक्षित जमानत राशि न जमा की गई हो, अगर प्रत्याशी किसी दूसरे चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो और उसे मतदाता सूची में अपना नाम होने का प्रमाण न दिया हो, अपने निजी संपत्ति, परिवार और आपराधिक मुकदमे के ब्यौरे संबंधी हलफनामा न दिया हो, नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का पूरा नाम पता न लिखा हो, तय तारीख तक नामांकन दाखिल न किया गया हो या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आरओ या एआरओ के सामने तय स्थान पर पर्चा दाखिल न किया गया हो। अगर किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई है तो उसे इसका जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे मामले पर सुनवाई को अगले दिन या उसके अगले दिन के लिए टाल सकते हैं। ऐसे मामले की सुनवाई नामांकन वापसी की तय तारीख के दिन दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली जाती है। चलिए अंत में हम यह भी जान लेते हैं कि नामांकन वापसी लेने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इस संसदीय चुनाव में कई प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिए, जिसमें तो कांग्रेस के ही 2 प्रत्याशी, एक सूरत, दूसरा मध्य प्रदेश इंदौर। नामांकन स्वीकार होने के बाद भी कोई प्रत्याशी इसे वापस ले सकता है। इसके लिए अधिसूचना में तय समय होता है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बीत जाने पर पीछे हटने का कोई प्रावधान नहीं है। नामांकन वापस लेने संबंधी नोटिस प्रत्याशी खुद जमा कर सकते हैं या फिर उसके चुनावी एजेंट या कोई प्रस्तावक भी इसे जमा कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को उन प्रत्याशियों की सूची जारी करना जरूरी है जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। अगर कोई प्रत्याशी एक बार नामांकन वापस लेने का नोटिस जारी कर देता है तो उसे फिर से वापस नहीं लिया जा सकता है। तो ये रहा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन की प्रक्रिया, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कैसे किसी भी प्रत्याशी का नामांकन पर्चा खारिज हो जाता है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर